हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं, आज का इतिहास, इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री। यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 12 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इस पीडीएफ के साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और जब आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि आपके कितने ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो हमारी इस कक्षा के पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी ये जो न्यूज़ हुआ करती है वो ज़्यादातर कौन से न्यूज़पेपर से हम उठाते हैं? द हिंदू से। और इसके अलावा पीआईबी न्यूज़पेपर की हमारी ये क्लिपिंग रहती है। तो ज़्यादातर जो है वो द हिंदू से होती हैं। तो चलिए जी, अब हम शुरुआत करते हैं, पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी सिग्नल्स कंटिन्यूटी इन पोर्टफोलियो एलोकेशन, reposes trust in old team as many of them retain departments। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागों के आवंटन में निरंतरता का संकेत दिया है, पुरानी टीम पर भरोसा जताया है क्योंकि उनमें से कईयों ने विभाग बरकरार रखे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेंट आउट ए मैसेज ऑफ कंटिन्यूटी बाय रिटेनिंग हिज टॉप lieutenants in key ministry while allocating portfolio in his council of minister on June 10। तो फोर बिग मिनिस्ट्रीज, चार बड़े मंत्रालय हैं। उन चार बड़े मंत्रालय के जो पहले मंत्री थे उन्हीं मंत्रियों को दोबारा से ये मंत्रालय दे दिए गए हैं। और जब हम बात करते हैं ये चार मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो एक मंत्रालय जिसे हम कह देते हैं गृह मंत्रालय, ठीक है। और दूसरा मंत्रालय आपका कौन सा है? रक्षा मंत्रालय। और तीसरा मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। और एक मंत्रालय जो बच गया उसे हम बोल देते हैं विदेश मंत्रालय। तो ये चार मंत्रालय होते हैं जो सबसे बड़े मंत्रालय होते हैं किसी भी सरकार के। तो इन चारों मंत्रालयों के जो प्रीवियस कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्हीं को वापस रखा गया है। आप सभी को पता है ये जो चार मंत्रालय हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे हम सीसीएस के नाम से जानते हैं, इस सीसीएस के ये मेंबर होते हैं, यानी कि इसके पार्ट होते हैं सीसीएस के। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो गृह मंत्रालय जो है पहले किसके हाथों में था? तो आपको पता है अमित शाह के हाथों में था, अब भी अमित शाह के हाथों में ही ये बागडोर दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय किसके हाथों में था पहले? ये राजनाथ सिंह के हाथों में था, तो ये भी उन्हीं को वापस सौंप दिया गया है। वित्त मंत्रालय किसके हाथों में था? निर्मला सीतारमण, तो ये उनको ही सौंप दिया गया है। और विदेश मंत्रालय
एस जयशंकर के हाथों में था, तो उनको ही ये वापस सौंप दिया गया है। अब थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? अमित शाह। ये चेहरा आपने बखूबी देखा होगा, अमित शाह। इनको अब कौन सा मंत्रालय दिया गया है? गृह मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी ये गृह मंत्री रहे और तीसरे कार्यकाल में भी ये अब गृह मंत्री ही हैं। जब हम बात करते हैं इन्होंने कहां से चुनाव जीता है, ये लोकसभा का लोकसभा चुनाव कहां से जीता, तो आप कहेंगे गांधीनगर सीट से। गांधीनगर कहां पे है? तो ये गुजरात में है। तो गुजरात राज्य की गांधीनगर लोकसभा सीट से इन्होंने 76.5% वोट हासिल किए और एक धमाकेदार जीत वहां पर इन्होंने प्राप्त की। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में ये क्या थे? रक्षा मंत्री रहे और अब भी क्या है, इनको रक्षा मंत्री बना दिया गया है। जब हम बात करते हैं इन्होंने कहां से इलेक्शन लड़ा था लोकसभा चुनाव 2024 का, तो उन्होंने लखनऊ से लड़ा था और लखनऊ से ये जीत कर आए हैं। लखनऊ कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश की नवाबों की नगरी कही जाती है लखनऊ। ठीक है। अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अमित शाह के बारे में जब हम बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 2014 से 2020 तक रहे थे ये। जब हम राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो ये बीजेपी के अध्यक्ष 2 बार रहे। इनका पहला कार्यकाल 2005 से 2009 तक रहा और फिर 2009 से 2013 तक नितिन गडकरी रहे। बाद में फिर दोबारा से बीजेपी का अध्यक्ष इनको बना दिया गया और 2013 से 14 तक फिर ये क्या रहे थे? बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है। 2014 में ये राज्यसभा की संसद बनी सांसद। ठीक है। और इनको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री बनाया गया था और नरेंद्र मोदी का जब तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है अभी 2024 में, तो भी इनको क्या है? वित्त मंत्री बना दिया गया है। और जब हम बात करते हैं, इनका नाम क्या है? सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एस जयशंकर के नाम से जानते हैं। और आपको पता है पिछले टर्नओवर में इनके पास विदेश मंत्रालय था और इनके पास अब भी क्या है? विदेश मंत्रालय का ही कार्यभार सौंप दिया गया है। ये जो 4 मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, ये जो 4 मंत्रालय होते हैं ना, ये सीसीएस के सदस्य होते हैं, यानी कि सीसीएस के पार्ट होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये हो रही थी एक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। यहां पर सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनके साथ में अमित शाह यहां पे बैठे हुए हैं। यहां पर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर और इधर आपको जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं, जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष थे। अब इनको भी क्या है? मंत्रालय दे दिया गया है। और अब बीजेपी ये अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो वो हमारी देखने वाली बात होगी। निर्मला सीतारमण, और यहां पर निर्मला सीतारमण के साथ में दिखाई दे रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। अभी पिछले ही प्लान में सीएम थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहां पर सीएम कौन बन गए? नायब सिंह सैनी। और इनको कैबिनेट मंत्रालय में जगह दे दी गई है। ठीक है ना। तो चलिए आप ये बताइए, निम्नलिखित में से जो सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो सीसीएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन से मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं? तो जाहिर सी बात है आपको टिक करना है शिक्षा मंत्री, क्योंकि सीसीएस के मैंने अभी आपको बताया इसके 4 पार्ट होते हैं, यानी कि इसके 4 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? तो पहले तो आप बोलेंगे गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय अभी किसके हाथों में है? अमित शाह। और रक्षा मंत्रालय
भी इसका पार्ट होता है। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन बने हैं? राजनाथ सिंह। उसके बाद में वित्त मंत्रालय भी इस सीसीएस का पार्ट होता है। तो वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण बने हैं। और जब हम बात करते हैं विदेश मंत्रालय की, विदेशी मामलों का मंत्रालय जो है, तो उसके मंत्री अभी एस जयशंकर बने हैं। तो इनके पास प्रीवियस टर्नओवर में भी यही मंत्रालय थे और अब भी इनको सेम ही मंत्रालय दिए गए हैं। तो थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास करना है, ये सीसीएस कमेटी है क्या। भारत की केंद्र सरकार की सुरक्षा को लेकर एक कैबिनेट समिति बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बोल देते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र में कितना व्यय होगा, यानी कि कितना खर्चा होगा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जितने भी मामले होते हैं, कहां पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जानी हैं, वो सारी की सारी बातें जो है यही कैबिनेट समिति देखती है, जिसे हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बोल देते हैं। इस सीसीएस की अध्यक्षता किसके हाथों में होती है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री किया करते हैं। और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की क्या कर ली है? बराबरी कर ली है। और ये पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है। ठीक है, तो इन्हीं के अध्यक्षता में सीसीएस कमेटी कार्य करेगी। रक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने का कार्य इन्हीं के हाथों में होगा। कानून और व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने का कार्य यही समिति करेगी। देश की सुरक्षा से जुड़े जितने भी राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, उन पर भी ये चर्चा करेंगे। ठीक है, जितने भी कुछ बदलाव किए जाने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, वो ये करते ही हैं। तो इस कमेटी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री किया करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग विद कनाडा बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पीएम मोदी टू ट्रूडो। अभी जैसे आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ले ली है। और इन्होंने तीसरी बार शपथ ली थी 9 जून को, यानी कि 2-3 दिन पहले की बात है। तो अब जब सभी विदेशी, कुछ तो हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत भी किए थे, जैसे ही हमारे पड़ोसी देशों की बात करते हैं, और कुछ जो हैं जिनको न्योता नहीं दिया गया, जो वहां से बैठे बैठे ही संदेश दे रहे हैं, उन्हीं के बीच में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी क्या किया था, इनको बधाई संदेश भेजा कि आपको प्रधानमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई हो। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिस्पोंड किया था कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को। उन्होंने कहा कि आपसी समझ और सम्मान की उम्मीद हम करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में ये बनेगी। तो इनके इस एक शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के जो संबंध हैं, उनमें थोड़ा सा डिस्प्यूट नजर हमें आता है। पिछले ही कुछ समय में आपको पता है, सितंबर की बात है, सितंबर 2023 में, उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या को लेकर वहां के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ये गंभीर आरोप लगाया था कि इसमें भारतीय एजेंट शामिल हैं इनकी हत्या में। उसी के बाद में भारत और कनाडा के संबंध जो हैं थोड़े थोड़े से क्या है, खट्टे हो गए। अभी जैसे ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, तो उससे लग रहा है कि चलो देखते हैं क्या बनता है। इन्होंने कहा कि नई दिल्ली अब आगे भविष्य में आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए ओटावा के साथ काम करना चाहती है। ठीक है, तो अब आप कनाडा देश के बारे में एक पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है आपके लिए, जल्दी से बताएंगे कि इसमें से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। ये दूसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरा नहीं है, दूसरा सबसे
बड़ा देश पूरे विश्व में कौन सा है? तो आप कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है। और वैसे अगर देखा जाए रूस, ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, फिर आता है चीन। तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है, ना कि कनाडा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो गया। पहला पॉइंट तो देखो गलत लिखा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करो। कनाडा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि कनाडा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में नहीं है, बल्कि ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो दूसरा पॉइंट भी क्या है? गलत लिखा हुआ है। अब तीसरा पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। कनाडा की आधिकारिक मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, बिल्कुल सटीक, ये पॉइंट ठीक है। कनाडा की तट रेखा की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी तट रेखा मानी जाती है कनाडा की। ठीक है, कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो लास्ट वाले दो पॉइंट ठीक हैं, तीसरा और चौथा जो है वो ठीक रहेगा। सॉरी, इसमें टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर अगर आपने लिखा होगा ना 3 और 4 केवल, तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। टाइपिंग मिस्टेक है तो केवल 3 और 4 आपको टिक करना है। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो ये आपको समझना है। अभी जैसे कनाडा के बारे में कहा गया कि ये उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर पहले आप इनकी फोटो देख लीजिए एक बार। ये हैं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा। ठीक है, और ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य के जस्ट उत्तरी दिशा में आपको मिलेगा कनाडा। ठीक है ना, ये रहा कनाडा। और ये कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया है। इस कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और ये कनाडा संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य है, यूएन का भी सदस्य है। इस कनाडा ने कब ग्रहण की थी? 9 नवंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र सदस्यता ग्रहण की थी। और ये कनाडा का राष्ट्रीय ध्वज आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानबूझकर आपको ये राष्ट्रीय ध्वज दिखाता हूं ताकि आपको अपनी स्मृतियों में इसे बिठाने का मौका मिल जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मिलिट्री प्लेन कैरिंग मलावीज वाइस प्रेसिडेंट गोज मिसिंग, सर्च अंडरवे। मालवी के एक देश है मलावी, आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा। ये साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो एक देश है ना जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। तो हम बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप के एक देश मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा सैन्य विमान लापता हो गया है। इसकी तलाश की जा रही है। द प्लेन कैरिंग मलावीज वाइस प्रेसिडेंट सोलस चिलिमा लेफ्ट द कैपिटल लिलोंगवे बट फेल टू मेक इट शेड्यूलिंग लैंडिंग। मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा को ले जा रहा विमान अपनी राजधानी से रवाना हुआ, लेकिन निर्धारित समय पर उतर नहीं पाया। अभी उनको खोजने का ये प्रयास चल रहा है। और वहां के वाइस प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में कौन है तो आपको पता होना चाहिए। जब आपसे ये पूछा जाए, यहां पर ये देख लीजिए, ये है वहां के एक उपराष्ट्रपति जिनका चित्र आपको दिखाया गया है। मलावी देश की राजधानी का नाम क्या है? आपके सामने कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जल्दी से आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा पॉइंट इनमें ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा ना लिलोंगवे, तो आपका बिल्कुल ठीक है। मलावी देश की राजधानी लिलोंगवे है। जब हम बात करते हैं डोडोमा, ये डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो ये है तंजानिया देश की राजधानी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। हमारा जो ये एक अफ्रीकी देश है मलावी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य है। ठीक है, इसने संयुक्त राष्ट्र
संघ की सदस्यता कब ग्रहण की थी? 1 दिसंबर 1964 को। और ये रहा मलावी का राष्ट्रीय ध्वज। आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मस्तिष्क में बिठाने का इसे काम करें। ठीक है। और ये हमारी इस कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एडू रोहित 24। इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करेंगे जो पीडीएफ के साथ में आपको मिलता है। जितने भी क्लासेस आज तक सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, उन सब की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अब अगर आपको ये कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो इस कक्षा को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ये क्लासेस निरंतर मिलती रहें। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज क्या खास है, उसी से संबंधित हम बातें करने वाले हैं। आज के दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा लिया जाता है एक लेबरर की तरह, उनसे बाल श्रम करवाया जाता है। इसी वजह से बाल श्रम की समस्या का समाधान करने के लिए, बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच में एक जागरूकता आए कि वो बच्चों से काम ना करवाएं बल्कि उन्हें पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो देश का निर्माण होगा, तभी अपने परिवार का भी एक अच्छे से निर्माण होगा। जब हम बात करते हैं भारत सरकार की, तो भारत सरकार के द्वारा 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसका नाम क्या है? बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम। चलो मैं इसका नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको इसमें पता लग जाए। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम। ये जो अधिनियम है ये 1986 में भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था, ताकि भारत सरकार में जो भी बच्चों से काम करवाते हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। इस एक समिति जो थी बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, उस समिति की सिफारिश के अनुसार ही जो भी खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति कर लेते हैं उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा इसमें कहा गया। और जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, यानी कि बच्चों को आप काम नहीं करवाएंगे, अगर काम करवाया तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। 1986 में ये अधिनियम पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा। 1987 में एक नीति बनाई गई, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में मैंने बताया। और विश्व स्तर पे एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम बाल श्रम निषेध दिवस कह देते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं आज के दिन जिनकी जयंती मनाई जाती है या फिर जिनका जन्मदिन है आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम थोड़ा सा विस्तार से बातें करेंगे इनके बारे में। तो जल्दी से बताएंगे। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में रिक्त स्थान के राज्यपाल हैं। कौन से राज्य के ये राज्यपाल बने हुए हैं अभी? अगर आपने लिखा होगा हरियाणा तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल हैं वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय। और इनको हरियाणा का राज्यपाल कब बनाया गया था? तो बात है ये 7 जुलाई 2021 की। तो 7 जुलाई 2021 में इनको यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वर्तमान तक ये क्या हैं? यहीं के राज्यपाल हैं। इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे?
तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे 11 सितंबर 2019 से लेकर 6 जुलाई 2021 तक। तो पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे, बाद में इनको हरियाणा में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और हरियाणा के जो राज्यपाल थे उस समय, तो नाम आता है आर्य नाम से थे वो, तो उनको फिर त्रिपुरा भेज दिया गया और इनको हरियाणा में नियुक्ति दे दी गई। ठीक है ना। तो अब जैसे हम बात करते हैं, इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 12 जून 1947 को, और इनका जन्म जहां पे हुआ वो जगह कौन सी है? हैदराबाद। हैदराबाद उस समय तो कोई तेलंगाना नाम की जगह नहीं थी, लेकिन वर्तमान में आपको पता है तेलंगाना जो राज्य है उसकी राजधानी हैदराबाद है। तो ये मूल रूप से कहां से आते हैं? तो ये तेलंगाना के हैं, अभी वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे। ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं, उस समय मतलब काफी समय आजादी के बाद में आपको पता है आंध्र प्रदेश एक राज्य जो था, उसी आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था हैदराबाद। तो ये आंध्र प्रदेश की मतलब जो राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य, उस आंध्र प्रदेश राज्य के 2 बार भाजपा अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष आप कह सकते हैं, आंध्र प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की तरफ से। और फिर इन्होंने काफी राजनीति में हाथ जमाया और भारतीय जनता पार्टी के ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ठीक है ना। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। 1991 में ये पहली बार सांसद बने थे। 1991 में जब ये सांसद बने तो अटल जी की सरकार बनी। अटल जी की सरकार में पहली बार ये केंद्रीय मंत्री भी बने। 1998 में दूसरी बार ये सांसद बने और फिर अटल जी की सरकार में इनको शहरी विकास मंत्री बनाया गया। 1999 में फिर इन्होंने जीत हासिल की और अटल जी की सरकार में रेल राज्य मंत्री बने। और 2014 की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इन्होंने कौन सी सीट से चुनाव जीता था? तो सिकंदराबाद सीट से इन्होंने जीत हासिल की। और नरेंद्र मोदी का ये पहला कार्यकाल था प्रधानमंत्री के रूप में। उस समय इनको केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम एवं रोजगार स्वतंत्र प्रभार से क्या है नवाजा गया। तो इनको ये स्वतंत्र प्रभार से श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में। और बाद में फिर आपको पता है 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो उनमें इनको क्या है सीट मतलब टिकट नहीं दी गई। और फिर इनको लगा कि चलो 2019 में इनको सीट नहीं दी गई तो 2019 में इनको फिर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। 2019 से 2021 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और बाद में 7 जुलाई 2021 से हरियाणा के राज्यपाल हैं ये। ठीक है, आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन एक बहुत ही बेहतरीन सिविल इंजीनियर रहे हैं हमारे भारत के। ठीक है, और इनका जन्मदिन है इनका आज। ठीक है ना, इनकी मृत्यु नहीं हुई है, जन्मदिन। तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 जून 1932 को इनका जन्म हुआ था। एक भारत के बेहतरीन सिविल इंजीनियर हैं ये। अब इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे आप जल्दी से। इनका पूरा नाम है इलातू वलापिल, शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं ई श्रीधरन। तो कौन सा कथन गलत है इनसे संबंधित वो आपको टिक करना है। ई श्रीधरन को लोकप्रिय रूप से मेट्रोमैन के रूप में जाना जाता है। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, इनको मेट्रोमैन कहते हैं। ई श्रीधरन को कोंकण रेलवे और दिल्ली में मेट्रो रेल शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, ई श्रीधरन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में पद्मश्री के द्वारा सम्मानित किया गया और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये तीसरा पॉइंट भी ठीक है। चौथा पॉइंट देखो,
ई श्रीधरन को वर्ष 2005 में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट क्या है, गलत लिखा हुआ है और हम इसे टिक कर देंगे, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये रूस का सर्वोच्च पुरस्कार नहीं है, ये बल्कि फ्रांस का है ये। तो वर्ष 2005 में इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि इनको फ्रांस के, रूस के नहीं बल्कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। तो ये है बहुत ही बेहतरीन सिविल इंजीनियर, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मूल रूप से ये कहाँ के रहने वाले हैं, केरल में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, लखनऊ मेट्रो को इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, लखनऊ मेट्रो। तो यहां पर ये मुख्य सलाहकार के रूप में रहे और बाद में इन्होंने जयपुर मेट्रो को भी ज्वाइन किया। ठीक है। और भी कई परियोजनाओं से ये जुड़ते चले गए, इसी वजह से ये भारत के मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब हम दिल्ली मेट्रो की बात कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है, तो जब हम बात करते हैं इनके बारे में, इन्होंने दिल्ली मेट्रो में महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया था। 1995 से लेकर 2012 तक ये महानिदेशक रहे दिल्ली मेट्रो के। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। और एशिया के एक महत्वपूर्ण हीरो बनकर उभरे थे 2003 में, ये बात है टाइम्स पत्रिका की। ठीक है। तो टाइम्स पत्रिका जो छपती है, उन्होंने इनको 2003 में एशिया महाद्वीप का हीरो बना दिया था। तो आज इनका क्या है, जन्मदिन है। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपने चेहरा शायद ही कभी देखा होगा, इनका नाम है सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे के बारे में आपको पता होना चाहिए। मूल रूप से ये कहां से बिलोंग करती हैं, तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है। अब आप इनसे संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, वनडे एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको इनका नाम लिख देना है। भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं ये। और भरथरी गायन कहां से? तो ये छत्तीसगढ़ से प्रसिद्ध हैं भरथरी गायन के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल छत्तीसगढ़ वाले ही भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। तो छत्तीसगढ़ की एक महिला जो भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है, तो उनका नाम आप लिख देंगे सूरजबाई खांडे। और जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म 12 जून 1949 में हुआ और इनकी मृत्यु 10 मार्च 2018 को हुई थी। और 1986-87 की जब हम बात करते हैं, तो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत जिसे हम रूस कह देते हैं, यूएसएसआर। तो सोवियत रूस में एक महोत्सव हुआ था, भारतीय महोत्सव। तो उस भारतीय महोत्सव में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और इनको कई पुरस्कार दिए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। जैसे हम बात करते हैं दाऊ रामचंद्र देशमुख पुरस्कार, स्वर्गीय देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, ये भी इनको दिया गया। ठीक है। तो बहुत कम उम्र में ही कहा जाता है कि इन्होंने ये भरतरी गायन सीख लिया था और लोक कथाओं का बहुत इनको सहयोग मिला। तो लोक कथाएं आपको समझनी चाहिए, आपको एक समाज का एक नजरिया देखने को मिलता है। तो अब हम चलते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जानने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये चेहरा शायद आपने देखा होगा, इनको हम क्या कहते हैं, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। तो आज इनकी क्या है, पुण्यतिथि है। तो जैसे हम बात करते हैं, इनका 8 नवंबर 1919 में जन्म हुआ था मुंबई में, और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और
इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 12 जून 2000 में, ठीक है, पुणे। और ये पुणे कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में ही है। अब अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध रहे? तो ये मराठी भाषा के एक अच्छे लेखक रहे, लेखन कार्य किया करते थे मुख्य रूप से मराठी भाषा के लिए। एक बेहतरीन नाटककार भी रहे, एक हास्यकार अभिनेता भी रहे। आपको इनके चेहरे से पता लग रहा होगा, इन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया, वो भी हास्यकार अभिनेता के रूप में। एक अच्छे कथाकार भी रहे और पटकथाकार, जैसे कोई मूवी होती है उसके लिए पटकथा लिखनी पड़ती है, कहानी, तो ये कहानी भी लिखा करते थे। और फिल्मों का निर्देशन भी इन्होंने किया, एक फिल्म निर्देशक के रूप में भी कार्यरत रहे। एक अच्छे संगीतकार भी रहे, संगीतकार, और खुद भी क्या है, एक अच्छे गायक भी रहे। तो ये इनकी क्वालिटी थी पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे। और तो और ये एक पत्रकार की भूमिका भी निभा कर गए हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू भी इन्होंने लिया था। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे पुल देश पांडे। पुल का मतलब क्या होता है? पुल देश पांडे। तो सिंपल सी बात है, ये इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है। पू से क्या हो गया? पुरुषोत्तम हो गया, और ल से लक्ष्मण हो गया। तो पुल देश पांडे के नाम से ये फेमस हुए थे, ठीक है ना। और मराठी सिनेमा में इन्होंने ज्यादातर काम किया। साथ में कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा से भी ये संबंधित रहे। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे के बारे में कहा जाता है कि जब दूरदर्शन की स्थापना हो रही थी तो उसमें भी इनका सहयोग रहा। दूरदर्शन की स्थापना के समय, ठीक है, सहयोगी के रूप में रहे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आज इनकी भी क्या है, पुण्यतिथि है। इनका नाम क्या है? श्री नारायण रेड्डी। श्री नारायण रेड्डी के बारे में आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर हम थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर देंगे। इनका पूरा नाम है सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी। इनके बारे में आपको देखना है और बताना है कि कौन सा कथन गलत है। जो कथन गलत है वो बताना है आपको। यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्ष 1997 में सी नारायण रेड्डी को लोकसभा के लिए नामित किया गया था। आपको पता है नामित क्यों किया जाता है? लोकसभा के चुनाव हाल ही में हुए हैं, आप सभी को पता है। इसमें क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, नामित नहीं होते हैं। इलेक्शन के लिए लड़ा जाता है जिसमें जनता चुनती है उनको। तो नामित किसके लिए किया जाता है? इनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। आप सभी को पता है राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? 12 सीटें होती हैं क्या? जिनको यानी कि 12 सदस्यों को हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, जो किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करें। जैसे कोई एक अच्छा लेखक भी हो सकता है, अच्छा साहित्यकार भी हो सकता है, अच्छा क्रिकेटर भी हो सकता है। तो अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई महत्वपूर्ण कार्य कर ले, उसमें निपुणता हासिल कर ले, तो वो राज्यसभा में जा सकता है, उसको राज्यसभा के लिए नामित किया जा सकता है। तो इनको नामित किया गया था राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ही पॉइंट आपको टिक कर देना है, क्योंकि पहला ही पॉइंट क्या है, गलत लिखा हुआ है। बाकी इनके बारे में पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्री नारायण रेड्डी एक प्रमुख लेखक भी थे। इनके लेखन संग्रह की बात करें, मनीषी चिल्लक। मनीषी चिल्लक इनकी एक रचना का नाम आता है, जो कि कब की बात है, ये प्रकाशित हुई थी 1962। तो यहां पे चलो इधर लिख देते हैं, मनीषी चिल्लक 1962। और उद्यम ना हृदयम, ये जो रचना है ये 1963 में इनके द्वारा रचित है। और एक रचना और भी थी इनकी, मुखामुखी। तो मुखामुखी जो है वो 1971 की रचना है इनकी। तो दूसरा पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। श्री नारायण रेड्डी को वर्ष 1970 में एक रचना लिखने का मौका मिला जिसका नाम था भूमिका। उस भूमिका में मानवतावादी चरणों की रचना इन्होंने की। तो ये एक बेहतरीन कृति है मानवतावादी चरण को लेकर।
तो तीसरा पॉइंट भी ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, श्री नारायण रेड्डी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1977 में पद्मश्री और 1992 में पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इनका नाम, पूरा नाम क्या था? सिंगी रेड्डी। और इनका जन्म कब हुआ? 29 जुलाई 1931 को। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 12 जून 2017 को। ठीक है ना? और किसके लिए ये प्रसिद्ध रहे? मूल रूप से किस भाषा को इन्होंने आगे बढ़ाया? तो तेलुगु भाषा का इन्होंने विस्तार किया। जो भी इनका लेखन कार्य होता था, मूल रूप से ये तेलुगु भाषा में लिखा करते थे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, जो कि साहित्य की दृष्टि से दिया जाता है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1988 में दिया गया था। तो एक अच्छे साहित्यकार भी रहे। कन्नड़ भाषा को भी इन्होंने क्या है, एक विस्तार दिया था, लेकिन ज्यादातर इन्होंने तेलुगु भाषा पर पकड़ बनाए रखी। लोकगीतों में भी इनका नाम आपको पता है, देखने को मिलेगा। और आज इनकी भी पुण्यतिथि है, हम इनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो लगभग 40 से अधिक कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कविताएं, गीत, संगीत, नाटक, नृत्य, नाट्य, है ना। तो ये सारी की सारी, और तो और इन्होंने निबंध भी लिखे थे। तो आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनकी जयंती है और पुण्यतिथि है उनको शत शत नमन करते हैं हम। अब हम इस कक्षा के दूसरे भाग को समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर डेली देखने को मिलता ही है, उसको भी आप चेक करेंगे। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक बार चेक कर लेंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां पर कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का दूसरा भाग पसंद आया है तो इस कक्षा को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर देंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपको समय से पहले नोटिफिकेशन इस कक्षा की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एड्यूरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।